This call is now being recorded. तो बच्चे आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है? बहुपद के बारे में। तो हम कैसे पढ़ेंगे इस बारे में हम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज करेंगे। पहला अभ्यास, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, पहले एक्सरसाइज की बात करें तो पहले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें हमें पता करना है कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और दूसरे कौन कौन से नहीं है। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं बच्चा, बहुपद होता क्या है। जब हमारे क्या होते हैं, किसी भी बहुपद जानने से पहले हमें दो चीजें जाननी पड़ेगी। क्या? चर और अचर। चर का क्या मतलब होता है बच्चा? चर का मतलब होता है वो थिंग जो कि क्या कर सकती है, जो अपना मान बदल सकती है। जैसे हमने लिखा है x, हमने लिखा है y, हमने लिखा है z। x की जगह पर हमारा कुछ भी हो सकता है, y की जगह पर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और z की जगह पर भी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो होते हैं x, y, z, a, b, c, ये क्या कहलाते हैं बच्चे? ये आपके चर कहलाते हैं। चर का मतलब है वो चीजें जो अपनी वैल्यू बदल सकती है। ठीक। सेम अगर हम अचर की बात करें बच्चा, अचर क्या होता है? अचर का मतलब होता है फिक्स। फिक्स मतलब जो अपनी वैल्यू नहीं बदलते। जैसे लिखा है 4, तो 4 का मान तो 4 ही रहेगा। हेलो बच्चा, 5 का मान 5 ही रहेगा, 10 का मान 10 ही रहेगा। तो ये जो संख्याएं होती हैं जो अपना मान नहीं बदलती हैं वो क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती है। और चर बच्चे वो होते हैं जो अपना मान बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपके बहुपद में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, चर और अचर। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे पद की। पद क्या होते हैं? अगर बच्चे हम पद की बात करें, एक सेकेंड बच्चे, ठीक। अगर हम किसकी बात करें बच्चे? पद की बात करें तो पद में क्या होता है? पद की बात होती है वो सारी चीजें जो कि धन से जुड़ी हुई है। अगर कोई भी इस तरह से लिखा है तो हम इसे क्या कहेंगे? एक पद कहेंगे। ओके। अगर हमने इसमें क्या किया, हमने धन या फिर ऋण जोड़ के कोई और नंबर या फिर कोई भी अचर या चर जोड़ दिया तो ये आपके क्या कहलाते हैं? दो पद कहलाते हैं। पद का मतलब होता है बच्चा कितने धन के साथ जुड़े हुए पद है उसमें। ठीक। और यहाँ बहुपद का मतलब है वो चीजें जिनमें एक से ज्यादा पद होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा? बहुपद पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। और किसमें? एक चर में। एक चर का क्या मतलब है बच्चा? एक चर का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा क्या आना चाहिए, एक ऐसा चीज आनी चाहिए। जैसे x है तो पूरे इक्वेशन में, पूरे व्यंजक में x ही आनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक चर का कहते हैं। ठीक है। और अगर y लिखा है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको अगर कोई भी व्यंजक सारा का सारा एक x में लिखा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक पद या एक चर व्यंजक कहलाएगा। अगर इसमें दो लिखे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखो दो चर है तो ये आपका क्या कहलाएगा? दो चर व्यंजक कहलाता है। ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, या हमारे सिलेबस में सिर्फ वो व्यंजक है जो कि एक चर होते। एक चर का मतलब उनमें सिर्फ एक ही इस तरह की चर आएगा जो अलग अलग वैल्यू ले सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बहुपद पूछा, हाँ वो तो प्रकार होते हैं बच्चे कि यहाँ पर पद के हिसाब से पद के प्रकार होते हैं। ठीक है। अगर किसी भी व्यंजक में सिर्फ एक ही पद है, जैसे लिखा है 4x, ठीक, या लिखा है 4 या लिखा है 5, इनको हम कहते हैं पद। अगर किसी व्यंजक में एक ही पद है तो ये आपका कहलाता है एक पदीय व्यंजक या फिर एक पद। ठीक है। अगर किसी व्यंजक में दो पद है तो इसको हम क्या कहते हैं? द्विपदीय व्यंजक कहते हैं या फिर दो पद कहते हैं।
ठीक है, पद का मतलब समझ रहे हो, ये जो आपके धन के साथ जुड़े हुए हैं वो टर्म्स या फिर वो वैल्यूज आपकी पद कहलाती है। अगर यहाँ पर बच्चे क्या है, 3 पद हैं आपके, तो आपका क्या कहलाता है, इस तरह का व्यंजक आपका त्रिपदीय व्यंजक या फिर त्रिपद व्यंजक कहलाता है। ठीक है, और अगर बहुत सारे पद हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन इनके कुछ नियम होते हैं। जब हम बहुपदीय व्यंजक की या फिर किसी भी व्यंजक की बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होती है। क्या क्या होती है बच्चा, कि जो पद है, पद में कभी भी रूट, ठीक है, ये जो वर्गमूल है ये किसी चर पर नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना बच्चा, जब हम क्या पता करते हैं कि कौन सा व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं है, तो उसके कुछ रूल होते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें जो चर आ रहा है, चर्ग कभी भी वर्गमूल, घनमूल या फिर इस तरह के मूल के नीचे नहीं आता। ठीक, क्या नहीं आता बच्चा, चर। अचर आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चर है वो नहीं आ सकता। चर समझ में आया बच्चा क्या होता है, वो वैल्यू जो एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह से रिप्रेजेंट करी जाती है, जो कोई भी वैल्यू ले सकती है। तो अगर किसी भी व्यंजक को बहुपद बनना है तो पहली कंडीशन ये होती है कि वो वर्गमूल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे वर्गमूल x लिखा है किसी भी व्यंजक में तो वो आपका बहुपद नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करें बच्चा, दूसरा आपका क्या है, अगर कोई भी व्यंजक इस तरह से लिखा है, इसका क्या मतलब है बच्चा, क्या हम इसको ऊपर कर सकते हैं और ये कैसे लिखा जाएगा, y-1। ठीक है, तो यहाँ पर जो चर की वैल्यू है, ठीक है, चर का जो घात है वो क्या है, माइनस में। तो हमेशा याद रखेंगे, किसी भी व्यंजक को बहुपद करार देने से पहले ये देख लेंगे कि उसकी जो चर की घात है वो कैसी ना हो, वो ऋणात्मक ना हो। अगर किसी भी चर की घात ऋणात्मक है तो वो आपका बहुपद नहीं होता। ठीक, ये बेसिक रूल है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा व्यंजक जो है वो बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है। ये आपका एक्सरसाइज 1 है सेकेंड चैप्टर के। पहला क्वेश्चन देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 4x² -3x और +7। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पर किसने कैमरा ऑन करा बच्चा, कैमरा ऑफ कर लो, किसका भी, जिसका भी कैमरा ऑफ हो। यहाँ पे देखो बच्चा, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4x² -3x +7। तो हमने आपको क्या बताया था कि चर आपका वर्गमूल में नहीं होना चाहिए और चर की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसी कोई चीज आपको दिख रही है, नहीं। और आपको ये भी देखना था कि एक चर का हो, एक चर का मतलब है कि जहां जहां आपकी चर वैल्यू आ रही हो वो समान हो। अगर एक्स एक्स आ रहा है तो पूरे व्यंजक में एक्स ही आए, वाई वाई आ रहा है तो पूरे व्यंजक में वाई आए, या फिर अगर जेड आ रहा है, टी आ रहा है, कोई भी चर आ रहा है तो वो पूरे व्यंजक में समान होना चाहिए। तो इसमें देखो बच्चा, यहाँ भी एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर जो घात है वो 2 है, यहाँ पर जो घात है वो 1 है, और यहाँ पर जो घात है वो आप 0 कह सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चा, ये वाला व्यंजक है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है कि x पर वर्गमूल नहीं होना चाहिए, x की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और एक ही चर में होना चाहिए। बच्चा यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये व्यंजक है। इसकी बात करें बच्चा, तो देखो यहाँ पर वर्गमूल है तो जरूर, लेकिन वर्गमूल है किस पे बच्चा, अंक पे है। तो अंक पे वर्गमूल हो सकता है, हम नहीं कह सकते हैं कि अचर पर वर्गमूल हो सकता है, लेकिन आपका जो चर है उस पे वर्गमूल नहीं हो सकता, वरना वो बहुपद नहीं होगा। तो आपका ये भी क्या है, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं लग रही है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चा, तीसरा वाला देखो, गुड इवनिंग बच्चा, यहाँ पर √3 है।
हाँ पहले वाले का तो, और टी √2 है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वर्गमूल के अंदर कौन सी संख्या है, अचर है। लेकिन यहाँ पर देखोगे बच्चा, तो यहाँ पर जो वर्गमूल है उस के अंदर क्या है, उसके अंदर एक चर वैल्यू है, चर मान है। तो ये गुड इवनिंग बच्चा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर कोई भी चर वैल्यू वर्गमूल के अंदर है तो वो वर्गमूल नहीं होता है। तो आपका ये वाला जो है वो वर्गमूल नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें y + 2 और y की, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2y - 1, ठीक है। जब हम किसी भी अचर को ऊपर ले जाते हैं, हर की जगह उसे अंश में बदलते हैं, तो इसके ऊपर क्या पावर है, इसके ऊपर 1 पावर है ना, ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है। मान लो यहाँ पर 3 होता, तो ये क्या करते हैं, इसको बदलते, तो ये -3 हो जाता। अंश और हर को हम चर की पावर के साथ बदल सकते हैं। अगर चर पावर के साथ है तो उसे अंश और हर में बदल सकते हैं। बस क्या होता है बच्चा, जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम चिन्ह बदलेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी व्यंजक का जो पावर है, जो घात है, वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, बहुपद होता है। अब यहाँ तो ऐसा है नहीं, ये ऊपर जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे इस वाले की। इसमें देखो, यहाँ हमने क्या देखना था, एक चर में बहुपद देखना था। अब यहाँ पे देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t भी आ रहा है, 3 चर आ रहे हैं, तो ये आपका नहीं होगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद जो भले ही है, लेकिन ये एक चर, ये बहुपद नहीं है। तो ये आपके कौन कौन से नहीं थे बच्चा, पहला, दूसरा था, और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका बहुपद नहीं है। समझ आया बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है यहाँ तक, वरना हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बी, पहले क्वेश्चन में गुड इवनिंग बच्चा, किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बात करें। अच्छा, आपस में बात नहीं करना। आगे हम बात करते हैं गुणांक की, कि गुणांक क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चे गुणांक की, कि गुणांक क्या होता है। जब हम गुणांक की बात करते हैं बच्चा, तो गुणांक आपको दिखाता है किसी भी चर के साथ आया हुआ संख्या। ठीक है, तो चर क्या होता है, जब किसी भी चर के साथ कोई अचर वैल्यू आती है या कोई संख्या आती है, उसको हम उस चर का गुणांक कहते हैं। जैसे लिखा है 4x, तो x का गुणांक, सॉरी 4y, तो y का गुणांक क्या होगा, इसके साथ आने वाली संख्या, जो कि क्या है, जो कि 4 है। ठीक है, अगर लिखा है 4x² + 5x + 9, अब यहाँ पर मैं पूछूं कि x² का गुणांक क्या है, तो x² के साथ कौन सी संख्या आ रही है, 4, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। अगर x के गुणांक की बात करें तो x के साथ आने वाली संख्या की बात करेंगे, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चा, जिसने भी कैमरा ऑन कर रखा ऑफ कर लो, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो इस पर हम x0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x0 का गुणांक क्या हो जाएगा, 9। अब x0 का क्या मतलब है बच्चा, x की घात 0 या किसी भी संख्या की घात जब हम 0 चढ़ाते हैं तो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो इस तरह हम इसको 9x0 भी लिख सकते हैं। तो कहीं भी अगर पूछा जाए कि चर के घात 0 का गुणांक क्या है, तो उसका मतलब होता है वो आपसे बिना चर वाला नंबर पूछ रहा है। ठीक है, जो लास्ट नंबर है उसकी बात कर रहा है। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चा, क्या पूछा गया था, हमें बताना था इनमें से x² का गुणांक कौन सा है। ठीक,
एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें पता करना है, तो बाकी से तो मतलब है नहीं, हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे सबसे पहले। इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चा क्या लिखा है, 2x² प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर ये मिल गया, इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी संख्या कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि सॉरी इसकी जो संख्या है वो कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि एक का गुणा हो गया होगा और सेम संख्या आती है एक का गुणा होने पर। तो जहां कोई संख्या नहीं लिखी रहती है वो हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, धन का एक। एक चीज और याद रखना बच्चा, जब हम गुणांक की बात करते हैं तो हम चिन्ह के साथ बात करते हैं। चिन्ह का मतलब है अगर जो आपकी संख्या है उसके पहले ऋण लगा है तो आपका गुणांक जो है वो ऋण में ही आएगा। लेकिन यहाँ तो धन ही था, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा गुणांक है एक्स स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, धन का एक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, इसका गुणांक। तो इसमें देखो चिन्ह भी आ रहा है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है उसमें किसका गुणा होगा, -1 का, ठीक है। तभी हो सकता है ना, बहुपद में क्या होता है बच्चा कि हम सारे के सारे जो भी पद होते हैं उनको धन से ही मानते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका क्या होगा, ये होगा 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ठीक। तब बाद में ये दोनों हल हुए होंगे जब, तब ये माइनस हो गया होगा। तो जब भी हम गुणांक निकालते हैं बच्चा तो हम इसमें चिन्ह भी लेते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये जो आपका चिन्ह है वो गुणांक का चिन्ह होगा, तो दूसरे वाले का जो उत्तर है वो क्या होगा, -1, ठीक। अब इसकी बात करते हैं बच्चे तीसरे वाले क्वेश्चन की, π/2 एक्स स्क्वायर की। तो पाई बच्चा आप सबको पता है क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। कितनी होती है आपकी, होती है 22/7, ठीक है। तो आपका जो π/2 है बच्चा वो क्या है, एक तरह का अचर है, इसकी वैल्यू बदलेगी तो है नहीं, इसकी वैल्यू तो निश्चित है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें, इसके अचर, उसके साथ के अचर वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चा, π/2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चा, π/2। इसका क्या है, -1 और इसका क्या है, +1। क्या पूछना चाह रहे हो बच्चा? सबसे अंत में देखते हैं बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, √2x-1। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ होता और उसमें 0 का गुणा हो जाता तो ये पूरा 0 हो जाता है ना। जहां एक्स स्क्वायर नहीं है उसका मतलब है कि आपने इसमें अचर के नाम पे, गुणांक के नाम पे 0 का गुणा किया है, इसलिए ये पूरा पद हट गया, ठीक। तो यहाँ पर जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अगर कोई पद वहां पर नहीं है और तब आपसे गुणांक पूछा जा रहा है तो आप क्या कहोगे, हमेशा उसका आंसर 0 ही होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं या इस वाले क्वेश्चन में मैं पूछूं एक्स क्यू का गुणांक कितना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं पूछूं x की पावर 3 का गुणांक कितना है, तो यहाँ कहीं भी तो x की पावर 3 आ नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि इसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कुछ दिक्कत है बच्चा, कुछ पूछना है? गुणांक हमेशा याद रखना संख्या का स्पेसिफिक होता है, एक्स स्क्वायर का पूछ रहे तो उसके साथ आने वाली संख्या, अगर x का पूछता तो x के साथ के आने वाली संख्या, और गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ ही आता है, विद चिन्ह आएगा। अगर धन का चिन्ह आ रहा है उसके पहले तो धन में आएगा, और अगर ऋण में आ रहा है तो वो ऋण में ही आएगा। ओके, एक बार और समझा दो। कौन सा वाला बच्चा? पूरा? हाँ जी जी, अभी हाल बता देना। देखो हमने क्या बताया कि गुणांक निकालते कैसे, जैसे हमने पूछा कि गुणांक बताओ, इसमें अगर हम मैंने x का गुणांक पूछा, ठीक है, तो x के साथ जो भी संख्या आ रही है वो इसका गुणांक होती है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि x का गुणांक कितना है
तो आप क्या बात करोगे कि x के साथ कौन सी संख्या आ रही। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जहां कुछ नहीं होता हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जैसे अगर x लिखा है तो हम इसमें 1 का गुणा करते तो कुछ अंतर तो पड़ेगा नहीं, किसी में भी 1 का गुणा करो वही आता है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि x का जो गुणांक है बच्चा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेम अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करते तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, यहाँ पर इस गुणांक का मतलब है कि इसमें किसका गुणा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणा होगा वो भी किसका होगा, 1 का होगा। ठीक, अब यहाँ तो धन था तो कोई दिक्कत नहीं आई। मान लो इस संख्या में क्या लिखा होता, स्क्वायर की जगह माइनस लिखा रहता, क्या हो गया बच्चा, कहीं जा रहे हो तुम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर जब हम गुणांक की बात करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर चिन्ह ऋण के साथ बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसका गुणा हुआ होगा, जब भी हम पद लेते हैं वो तो धन में ही आता है। अगर बच्चे तुमको ये सब नहीं पढ़ना ना, तुम्हारा एग्जाम नहीं है क्या, ठीक है। तो ये आपका क्या है, -1 का गुणा कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर में इसका गुणा हो रहा है, ठीक है। तो जिस भी संख्या का चिन्ह के साथ गुणा होगा उसी को हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे बच्चे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1, ठीक है। ये वाली बात समझ आई कि चिन्ह के साथ हमें लेना होता। अगर यहाँ पे लिखा होता -2x² + 5, तब हमने गुणांक पूछा होता तो आपका क्या होता, -2 गुणांक होता। ओके, समझ आ गया बच्चा। यहाँ तक किसी को पहले या दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। मैम हाँ बच्चा, सागर बोल रहा है। हाँ बोलो, कुछ पूछना है बच्चा। अब तो मैम वो लेफ्ट हो गया। अच्छा ओके, यहाँ पे देखो बच्चा क्या पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन देखोगे। हाँ, तो क्या है, 35 घात के बहुपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक एग्जाम्पल देना। सबसे पहले हमें क्या लेना है, पहले वाले में देखोगे तो हमें 2 पद लेने हैं, ठीक है। 2 पद का मतलब है कि हमें 2 पद होने चाहिए और वो धन या ऋण से जुड़े हो, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है धन होना चाहिए ऋण। तो हमें 2 पद का मतलब होता है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जो आपका क्या है, x की वैल्यू है, ये आपका कैसा होना चाहिए, ये एक सेकेंड, यहाँ पे देखो बच्चा क्वेश्चन क्या है कि 35 घात के द्विपद की बात करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पद है वो कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, जो कि धन या ऋण से जुड़े हो सकते हैं। ओके, और घात कितनी आनी चाहिए, हमेशा याद रखना बच्चा, जब घात की बात करते हैं तो वो किसकी बात करते हैं, हम वो चर के घात की बात करते हैं, अचर की घात की कभी बात नहीं करते, चर की घात की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो चर की घात है वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो चर आप x ले सकते हो, आप y ले सकते हो, आप z ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है, हम x की घात 35 भी ले सकते हैं, हम y की घात भी 35 ले सकते हैं, हम z की घात भी 35 ले सकते हैं, पर हमें घात कितनी लेनी है, 35 लेनी है। और जब भी हम घात की बात करते हैं बच्चा तो वो 35, जो हम घात की बात करते हैं वो क्या होता है बच्चा, चर की घात की बात करते हैं। तो ये पहली बात तो कंप्लीट हो गई कि 2 पद में जो घात है वो 35 होनी चाहिए। तो x² 35 ले लो, और या फिर यहाँ पर ले लो 35, यहाँ पर 35 ले लो। अब यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हें 2 पद ही लेना है तो आप यहाँ पर सिर्फ अचर वाला लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी अचर वैल्यू लिख सकते हो। अगर अचर नहीं लिखनी तो आप इससे छोटा, क्योंकि जब हम घात की बात करते हैं बच्चा तो हम बात करते हैं हाईएस्ट वाले की, सबसे ज्यादा वाले की। तो इससे कम कोई भी घात लिख सकते हो, बस आपके 2 पद ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, x की घात 35
और यहाँ पर 5 लिख लो, 8 लिख लो, कोई भी संख्या लिख सकते हो या फिर कोई भी x के घात के साथ भी लिख सकते हो, बस 35 से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, x की घात 35 प्लस 5 लिख लो छोटा करने के लिए। यहाँ पर बात करें बच्चा 100 घात के एक पदी की बात करते हैं, तो एक पदी में का क्या मतलब है, सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो पद लेना है उसमें चर की घात कितनी लेनी है, 100 लेनी है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसके साथ गुणांक भी लगा सकते हो, ये सारे ही एक पदी के एग्जाम्पल होंगे, बस घात उसने कहा है कि कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। समझ आया बच्चा? तो इसके ये सारे में से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा? कौन हैंड रेज करे? विकास, पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम रूट की घात भी 100 ले सकते हैं क्या? रूट की घात भी नहीं ले सकते बच्चा, फिर तो वो पद वो ही नहीं होगा ना। अगर हम ऐसे रूट लेते हैं x, ठीक, तो ये तो आपके उसी में नहीं आता, बहुपद के उसमें ही नहीं आता, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो आप ले ही नहीं सकते। आपका चर हमेशा रूट में, मतलब कभी भी रूट में नहीं हो सकता। ये तो पहली कंडीशन थी ना किसी भी व्यंजक के बहुपद होने की, तो ये नहीं ले सकते। हाँ, गुणांक किसका ले सकते हो, गुणांक में √5 ले सकते हो, √100 ले सकते हो, इस तरह, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, चौथा वाला क्वेश्चन देखो बच्चा। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। जब बच्चा घात पूछते हैं ना, तो घात कभी भी ये नहीं पूछते कि सबकी घात बताओ। आपको करना क्या होता है, आपको चर की अधिकतम घात बतानी होती है। ठीक है, किसी भी व्यंजक में जो अधिकतम घात होगी उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 5x³ + 4x² + 7x। अब यहाँ घात 1 भी है, घात 2 भी है, घात 3 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी घात है, सबसे ज्यादा घात है 3। ठीक है, तो इसीलिए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तुम फिर से गाड़ी देखने लगे अभी से, मतलब यहाँ पर देखो बच्चा, अगर यहाँ पर हम बात करें, इस व्यंजक में बात करें, तो इसमें बाई चर है, चर की घात ही देखते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा घात क्या है, 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर चर आपका क्या है, t। ठीक, तो t पर घात कितनी है बच्चा, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां हम क्या मानते हैं, 1। तो इसका मतलब है कि इस पे जो घात है वो किसकी होगी, 1 की होगी। तो इस वाले का आंसर क्या होगा, 1। ठीक, यहाँ पे देखो बच्चा, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ 3 लिखा है, तो जहां भी आपका सिर्फ और सिर्फ अचर होता है, वहां पर क्या होता है बच्चा, चर की घात 0 मानी जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी चर की घात 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और वो हट जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये लिख रखा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसको हटा देंगे हम। तो किसी भी चर की बात करते हैं, किसी भी अचर संख्या की हम बात करते हैं, किसी भी अचर की बात करें या ऐसे पद की बात करें जहां पर सिर्फ अचर है, तो वहां पर जो घात है बच्चा, वो क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। तो यहाँ इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ आया बच्चा? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? सागर बोलो, क्या डाउट है आपको? सागर, हो तुम यहाँ? सागर, तुमने हैंड रेज करा है, बोल नहीं रहे हो। और चलो फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड करेंगे। क्या कहा गया है, बताइए कि कौन कौन से बहुपद जो है वो रैखिकीय है, द्विपदी है और त्रिपदी है। ये मैं आपको बता देती है, रैखिक, द्विपद, त्रिपद होता क्या है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर हम घात की बात करते हैं। अगर किसी भी व्यंजक का या किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात है,
ठीक है। अगर किसी भी जो आपका बहुपद है उसकी अधिकतम घात 1 है तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, या रैखिक कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें द्विघाती की तो ऐसे व्यंजक, ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात जो है मैक्सिमम, अधिकतम मतलब समझते हैं ना, सबसे बड़ी वाली घात जो है वो 2 हो, तो ऐसी चीजों को या ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघातीय कहते हैं। और अगर आपके व्यंजक का जो घात है वो कैसी हो, वो 3 हो, सबसे अधिकतम घात 3 हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है त्रिघाती। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है, त्रि मतलब 3 घात होनी चाहिए अधिकतम, द्विघात मतलब 2 घात होनी चाहिए अधिकतम, और रैखिक का मतलब, या एक घातीय भी बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो पहले वाले में देखो बच्चा, चलो आप बताओ मुझे, ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये कौन सा होगा, जो x² प्लस x है, जल्दी से बताओ, वो रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है? सारे बच्चे आंसर करो। ये जो है वो कौन से घातीय होगा, सभी बताया मैंने, क्या देखना है इसमें आपको, अधिकतम घात देखना है। तो इस व्यंजक की अधिकतम घात क्या है, 2 है, 2 से तो ज्यादा है, हाँ देख लिया मैंने तुम्हारा आंसर, इसमें 2 से ज्यादा घात तो है नहीं किसी की। ठीक है, इसमें अधिकतम घात क्या है, इस वाले में 2 घात है, हाँ ठीक है, अधिकतम 2 घात है, और 2 घात किसी की अधिकतम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघातीय कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा। इसकी बात करें बच्चा हम, तो आपका x² माइनस x³, ठीक है, तो x³ है ना, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है बच्चा, इस व्यंजक की या इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो है 3। ठीक है, तो अगर 3 अधिकतम घात है बच्चा, तो इस तरह के व्यंजक को, इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघातीय कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, इस व्यंजक में y का सबसे अधिकतम वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें y² है ना बच्चा, तो अधिकतम घात 2 है, और 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर बात करें तो 1 प्लस x है, यहाँ पर x की जो घात है बच्चा वो अधिकतम क्या है, 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता है ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ बच्चा, ये वाले का आंसर दो, 3t कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है ये जो 3t है वो किस तरह का व्यंजक है। चलिए बताओ बच्चा, रेखिक है मैम। ओके बच्चा, रैखिक है जी। ओके, इतना समझ आ गया ना आपको कि अगर हम 3t की बात करें तो t की जो पावर है वो क्या है, 1, और तो कुछ है ही नहीं, तो अधिकतम पावर पूरे बहुपद की क्या हो गई, 1, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेखिक कहलाएगा। सेम यहाँ बात करें तो ये क्या है, r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर का मतलब है अधिकतम पावर जो, हाँ इसमें सिंपल ही है, अधिकतम पावर 2 है, तो आपका क्या कहलाएगा, द्विघातीय कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघाती कहलाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, वरना हम सेकेंड एक्सरसाइज कराएंगे। पहली एक्सरसाइज में किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? हाँ, सिंपल क्वेश्चन तो है। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं। नहीं जी, बच्चा, क्या बच्चा, मुझे है जी। क्या बच्चा बोलो। जी आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? बच्चा एक तो यहाँ पर एक्सरसाइज में लिखा है 2.2, मतलब मैं दूसरा ही चैप्टर करा रही होंगी बहुपद मैम वाला। इसे पता ही नहीं ये कौन दूसरी सा चैप्टर हो रहा है। एक्सरसाइज ये दूसरी प्रश्नावली, मतलब जो दूसरा अभ्यास है ना, दूसरा चैप्टर, उसकी पहली एक्सरसाइज हमने करी है, यहाँ पर हाँ अब हम जी। दूसरी कर रहे हैं।
ओके अच्छा जी, हम्म। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे बहुपद की मान की। दूसरा जो आपका प्रश्नावली है यहाँ पर, उसमें बहुपद के मान की बात करते हैं। तो ये निकालना बहुत आसान है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, मान लो इस तरह का एक व्यंजक दिया गया, ठीक, अरे रैखिक रैखिक नहीं पूछ रहे हो बच्चे, आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो इस तरह का जो बहुपद है, इसका हमें मान निकालना है x बराबर 4 पर। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, 4 की जगह पर सॉरी x की जगह पर 4 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 4 प्लस 4। तो कितना हो गया ये, पहले हम इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको बोडोमास रूल याद होगा कि पहले गुणा किया जाता है और फिर जोड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 20 और 4 24, ठीक है। इस तरह हम किसी भी बहुपद का मान निकाल सकते हैं अगर हमें x बराबर दिया गया है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, दूसरा वाला आप मुझे आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या पूछा गया है कि x सॉरी यहाँ पर क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें हमें बहुपद का मान निकालना है कब, पहले जब x बराबर 0 दिया होगा, ठीक। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 0 रख दो इस वाले व्यंजक में। तो क्या हो जाएगा इस वाले बहुपद में, तो 5 गुणा 0 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे 0, 0 का स्क्वायर 0, और किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे 0, और धन क्या हो जाएगा 0। तो आपका पहले में क्या आ गया कि अगर x बराबर 0 है तो ये जो बहुपद दिया गया है इसका मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमसे पूछा गया है सेम व्यंजक में कि इसका मान कितना होगा अगर x की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर -1 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 और 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक। स्क्वायर का मतलब पता है ना बच्चे, 2 बार गुणा होता है, तो 1 और -1, तो 2 बार अगर ऋण ऋण हो रहा है तो क्या हो जाएगा, धन, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -5 और -4 गुणा 1 प्लस 3। तो ये कितना आएगा, -4 -5 और 3, ठीक। तो -9 प्लस 3, ओके। यहाँ पे देखो -6 हो गया। इतना समझ आया बच्चा। अब आप मुझे ये बताओ कि सेम क्वेश्चन में जब 2 रखेंगे, हम x बराबर 2 रखेंगे, तो इस बहुपद की वैल्यू कितनी आएगी। जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ मुझे। इतना समझ गए कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। तो आप मुझे तीसरा वाला जो क्वेश्चन है जिसमें x बराबर 2 रखना है, तो x को जल्दी से रिप्लेस करके मुझे इसकी वैल्यू बताओ। जल्दी ट्राई करो बच्चा, फिर आगे बताएंगे हम। इस वाली एक्सरसाइज में हमें सिर्फ मान निकालना सीखना है, तो आपको जल्दी ये वाला ट्राई करो, कितना आता है आपका आंसर। ओके, देखते हैं कितना आता। ओके, देखो क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या था, ये हटा देते हैं, यही पे करेंगे। पहले तो मैं आंसर ही चेक कर लूं, क्योंकि तुम सब एक ही आंसर दे रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर होना भी नहीं चाहिए। हाँ, वो तो हम पहले आंसर ही देख लेते हैं। यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तुम लोग सॉल्व कर भी रहे हो, क्योंकि मुझे पता नहीं आंसर लग नहीं रहा है। ये 4 है और ये 4 होएगा, ये 3 होएगा, तो 10 -16 और प्लस का 3,
आंसर आएगा -3। आंसर वो है ही नहीं, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग कर क्या रहे हो? x बराबर 2 रखना था, तो 5 गुणा 2, और यहाँ पर क्या आएगा -4 गुणा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और धन का 3, इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 गुणा 4 कितना होगा 16, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये धन का है, ये धन का, ये 13 हो गया, और 13 माइनस 16 कितना बचेगा ऋण का 3। हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने सबने कॉपी कर दिया। समझ नहीं आया बच्चा, करना क्या होता है, जब भी हमें मान निकालना होता है तो हम x की जगह पर वही वैल्यू रख देते हैं जिसका हमें निकालना है। यहाँ पर हमें क्या करना था, x बराबर 2 पे रखना था हमें, तो हमने क्या किया, इस पूरे व्यंजक में 2 रख दिया। तो यहाँ पे देखो x आया 2, यहाँ x स्क्वायर आया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर दोगे 10, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे 4, हाँ जाओ, तो 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 आएगा। फिर ये धन धन के दोनों जुड़ जाएंगे 13 और -3। अभी हमने सिखाया था एक धन का एक ऋण का, तो क्या होगा, घट जाएगा, ऋण का 3 आएगा। समझ आया बच्चा? अच्छा इस वाले व्यंजक का करो। अच्छा इसका मैं एक बताती हूँ, दूसरा खुद ट्राई करना। बच्चे पोल में क्या आंसर लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा, उसका एबीसीडी वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, अगर एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते तो करा दे। अभी भी तुम लोगों ने कॉपी करके सबने गलत आंसर दिया है, उससे पता भी चल रहा है कि कॉपी किया है, ऐसा भी तो नहीं है कि नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे देखो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पी वाई दिया गया है, हमें वैल्यू निकालनी है p0 की। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चा, ध्यान से देखो बच्चे, जिसको नहीं समझ आ रहा है ध्यान से देखो, आपका एग्जाम है अगले वीक, थोड़ी तो ध्यान दो। देखो y की जगह पे क्या आ रहा है 0, ठीक, मतलब जब हम p0 की वैल्यू निकालेंगे हमें y की जगह पर 0 0 रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा धन, तो 0 0 तो वैसे भी हट जाता है, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अब इसी में हमें पी वाई में क्या करना है, 1 की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमें 1 की वैल्यू निकालनी है P1 की, तो 1 किसकी जगह पे आ रहा है बच्चा, y की जगह पे आ रहा है ना, तो y की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये धन का ऋण का कट गया, ये कितना बचा 1 आया, नहीं आएगा दूसरे का आंसर 6। यहाँ पे ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, पी स्क्वायर P2 की वैल्यू निकालनी है, 2 का मतलब y की जगह पे 2 रख देंगे, तो स्क्वायर -2 और +1, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चा 4, और ये 2 और ये 1, तो ये दोनों धन के हैं, जुड़ जाएंगे 5 -2, आंसर कितना आया 3, ठीक है। अब आप ये वाला ट्राई करो। अच्छा सबसे छोटा वाला ट्राई करो तुम, ये इसमें तुम्हें P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू निकालनी है, और P2 की वैल्यू निकालनी है। जल्दी ट्राई करो और इसका आंसर दो, सब एक साथ आंसर देना तीनों के, ठीक। अभी मैंने बताया देखो क्या आ रहा है, x की जगह पे 0 आ रहा है, तो 0 रखोगे। जब हम 1 में निकालेंगे P1 की वैल्यू, तो x की जगह पे 1 रखेंगे। फिर P2 की निकालेंगे, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ट्राई करो बच्चा ये क्वेश्चन। नहीं समझ आ रहा हो पूछ लो कैसे करना है, क्या करना है बच्चा, लेकिन सीख तो लो एटलीस्ट। सुरेश क्या हुआ, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके बाकी बच्चे भी चलिए आंसर करो। बच्चा देख के नहीं करो, जरूरी नहीं हो कि वो सही हो, तो तुमको अपना दिमाग लगा के आंसर करना है। चुप हो जाओ।
ठीक है, आंसर ठीक है। देखो क्या था बच्चा इसमें कि सबसे पहले हमें एक्स की जगह पे 0 रखना था, तो एक्स की जगह पे 0 रख दो, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक्स की जगह पे 1 रखना था, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और फिर एक्स की जगह पर 2 रखना था, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखो भले ही अभी तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि तुमको आना चाहिए और तुम एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमने अभी लिखा भी हो देख के। राइटिंग समझ नहीं आती, हाय राम, मैं इतने सही से तो लिखती हूँ, कैसी बातें कर रहे हो यार। मैं और तभी इसे लिखूंगी। देखो 2, ये वाला देखते हैं, 2 + t 2x² माइनस t²। इसमें हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है p0 की। इसका मतलब क्या है बच्चा, जहां भी t आ रहा है वहां सब जगह 0 लिखेंगे। तो 2 और ये t की जगह पे क्या आ जाएगा 0 + 2, और ये आपका क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ज्यादा नहीं हो रहा, अब यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, और t क्या है 0 और 0 का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 + 0, और ये आपका 0 का मल्टीप्लाई किस में भी करूँ तो 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा, तो 0 0 तो वैसे भी हट गया, आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, अब जब हम बात करें p की पावर 1 में, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, तो हमें जहां भी t है वहां पर 1 1 रखना पड़ेगा, तो आपका 2, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चा, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, ये 2 और माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया, कितना आया 4 आ गया। ठीक, लास्ट में हम P2 की बात करें बच्चा, तो P2 में क्या होगा, जहां जहां T आ रहा है वहां वहां हम उसकी जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, सर ये 2 है। ठीक, अब ये कितना हो गया बच्चा, 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 और 2 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका कितना हो गया 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो गया 8। कहाँ जा रहे हो तुम, और यहाँ पे देखो बच्चा, ये आपका कितना आएगा, क्यूब करोगे मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8। अब 8 में से 8 गया, ये तो 0 बचा, कितना आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, इतना समझ आया। हाँ आएंगे तो एक दिन स्कूल। चलो बच्चा ये वाला ट्राई करो, अब इसका आंसर बताओ, सबको आंसर देना है इसका P102 में। पढ़ लो बच्चा, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा करोगे आगे। क्यों नहीं आना, क्यों, तुमको क्या दिक्कत है। चलो बच्चा जल्दी जल्दी करो। हाँ आंसर तो मैं पहले चेक कर लूं, फिर वो भी कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी सेकंड वाला ये ट्राई करेंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो इसका आंसर। पहली बात, अभी टाइम हुआ नहीं है, जाना किसी को नहीं है। देख लिया बच्चा मैंने इसका आंसर। बाकी बच्चे जल्दी आंसर करो। चलो बता देती हूँ। देखो पहले में क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 रखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 - 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 + 1। ठीक, तो अब इसमें से माइनस करोगे -1, और इसमें प्लस करोगे 1, तो आपका आंसर क्या आया -1। ठीक है, ये
बच्चे देखो अभी कॉपी कर लोगे मैं मानती हूँ, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे ना, तो सीखना जरूरी मैम है। मैंने क्या तो सारे मेरे कॉपी कर रहे हैं। बच्चे मैं नहीं कह रही हूँ कौन किसकी कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग सीख लो, क्योंकि एग्जाम में कॉपी करने का कोई भी जरिया नहीं है। तो ये क्या गया 1 और 3, क्या इसका आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अरे अभी जाना नहीं है, ये इसको ध्यान देखो क्या चल रहा है ये। देखो क्या करना है बच्चा कि यहाँ पर हमें करना है, हमें बताना है कि जो आपका बहुपद है वो शून्यक है। शून्यक का क्या मतलब होता है? यहाँ पर जब भी हम शून्यक कहते हैं, बच्चा ध्यान दो, ये मैं होमवर्क दूंगी पर सुन लो कैसे करना है। शून्यक की जब हम बात करते हैं बच्चा, बच्चा यहाँ ध्यान दो, शून्य की हम जब बात करते हैं इसका मतलब है कि जब हम x बराबर ये वैल्यू रखेंगे, ये सारी मान रखेंगे, तो आपका जो px है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर ये जो x की वैल्यू दी गई है, हम ये क्या करेंगे, जब हम इसको बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो वो शून्यक होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो शून्यक नहीं होगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना। यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हमें शून्यक निकालना है, किसी भी व्यंजक का शून्यक हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस पद को 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, और इसको हल करके हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका शून्यक होगा, x माइनस 5। ठीक है, ये आपकी परिस्थितियां होगी जब बहुपद आपका शून्यक कहलाएगा। ठीक, तो ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चा, तो आपको ये करना है। ओके, सुन रहे नहीं हो तुम लोग? अच्छा, इतना समझ आ गया कि आपको ये होमवर्क में करना है? अभी भी नहीं समझ आया कि शून्य क्या होता है या फिर शून्य की कोई भी चीज कैसे निकालते हैं, तो आप पूछ लो, क्योंकि ये आपका होमवर्क है और आपको करना है। इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे, मतलब आगे वाले जो अभ्यास है, प्रश्नावली है, उसकी बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? कुछ पूछना चाह रहे हो?